बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खबरें पहाड़ से का रुख करते हैं खबरों की ओर। क्या आपने कभी देखा है गढ़ किसी और का, किला किसी और की? जी हां, ऐसा ही कुछ काशीपुर में कांग्रेस पार्टी का हाल है। कभी कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाली विधानसभा काशीपुर में आज भाजपा का किला बना है। बीते 25 साल में लोकसभा चुनाव को विधानसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव, भाजपा पार्टी काशीपुर में कांग्रेस को लगातार पटखनी देती चली आ रही है और इसी को लेकर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी की कर्मभूमि के नाम से विख्यात जनपद ऊधम सिंह नगर की विधानसभा काशीपुर कभी कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ थी। इसी काशीपुर में आज कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता तक नहीं बचे हैं। आखिर कांग्रेस की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? वहीं कांग्रेस की बेहाली पर राजनेताओं ने अपनी अपनी राय दी है। राजनेताओं का कहना है कि काशीपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व कमजोर पड़ चुका है। लेकिन इसको सुदृढ़ करने के लिए हमारे आला कमान है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है, वो किस आदमी को कहाँ किस ओहदे पे बिठा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि प्रदेश में भी हमारी कमेटी नहीं बनी। जब वो कार्यकाल था प्रीतम सिंह का, तभी की प्रदेश की कमेटियाँ बनी हुई हैं। अब नगर अध्यक्ष बनाए गए। नगर अध्यक्ष बनने के बाद नगर अध्यक्ष या तो वो संतुलन नहीं बना पा रहे, कांग्रेसियों के साथ संतुलन नहीं बना पा रहे। यदि कांग्रेस के साथ आप संतुलन बनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कांग्रेसी जुड़ जाएंगे। वहीं उत्तराखंड की राजनीति में गहरी पैठ और समझ रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक अनिल डावर ने तो ये तक कह दिया कि प्रदेश में कांग्रेस अब वेंटिलेटर पर है। कांग्रेस जो ये अपनी अंतिम सांसों वाली बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसके दो कारण हैं। एक तो काशीपुर में गुटबाजी कांग्रेस के अंदर बहुत तगड़ी है, जो विधानसभा के चुनाव में और मेयर के चुनाव में पब्लिक ने देखा है। जो प्रदेश के नेता हैं वो भी इस गुटबाजी में शामिल होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नेता आता है तो वो अपने ग्रुप के लोगों को बुलाता है, दूसरा नेता आता है वो अपने ग्रुप के लोगों को बुलाता है। तो भेड़ साहब जी ने इसे उठाया कई बार कि ये गुटबाजी बंद करो, तभी ही कांग्रेस सक्रिय हो पाए। दूसरी ओर कभी कांग्रेस की दिग्गज नेत्री रही और अब बीजेपी में शामिल हुई पूर्व कांग्रेस मेयर प्रत्याशी मुक्ता सिंह ने बड़ी बात कही है। उनके मुताबिक कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं होता जो उन्हें भारतीय जनता पार्टी से मिला है। काशीपुर को तो ऐसे छोड़ दिया गया है, अनाथों की तरह छोड़ दिया गया है कि हाईकमान बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। और या मैं कहूँ कि हाईकमान को जो तस्वीर दिखाई जाती है वही वो देखना चाहते हैं। हमारे अंदर एक कमी होती है कि जो चीज़ हम देखना चाहते हैं वही देखते हैं, जो उसका दूसरा रुख है वो देखना नहीं चाहते। वही हाल काशीपुर का हो रहा था और आज भी हो रहा है। आप देखिए, मैंने पार्टी छोड़ी तो मुझे मान सम्मान दिया गया पार्टी में, दूसरी पार्टी में मुझे प्रथम पंक्ति का नेता उन्होंने माना हुआ है और इज्जत देते हैं। और क्या चाहिए? देखिए, राजनीति हम कोई कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए तो करते नहीं, हम शौक के लिए करते हैं। और मान सम्मान का व्यक्ति भूखा होता है, मान सम्मान मिलेगा वही चीज अच्छी लगेगी। कई महापुरुषों ने अपनी मौजूदगी में रहते हुए काशीपुर को सींचा और कांग्रेस की जड़ों को पानी दिया, जिसके चलते काशीपुर में कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत किला तैयार हुआ था। लेकिन आज काशीपुर कांग्रेस का नहीं, बीजेपी का मजबूत गढ़ बन चुका है। एक जमाना था काशीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत सीट मानी जाती थी, सबसे मजबूत संगठन माना जाता था, जो आज उसकी स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। उसका कारण यह है कि यहाँ पर आपसी गुटबाजी और नेतृत्वहीन संगठन का होना। देखिए, ये तो सोचने के बाद हाईकमान का है कि वो क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ी कमी एक वो ये है कि हमारा जो संगठन तो है, काम भी होता है, परंतु हमारे जमीन स्तर पर जो संगठन है वो बहुत कम। वहीं इन सबके बीच कांग्रेस यूथ लीडर और काशीपुर निगम के पार्षद राशिद फारूकी कांग्रेस पार्टी का बचाव करते दिखाई दिए। उनके मुताबिक कांग्रेस भाजपा से आंख में आंख मिलाकर लड़ रही है और मजबूती के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी एक हमारी स्वतंत्रता सेनानी पार्टी है, इसमें क्रांतिवीर लोग हैं। समय लगता है चीज का, ऐसा नहीं है कि हम किसी हमारी पार्टी आज भी मजबूत थी। 135 साल पुरानी पार्टी किसी के आने या जाने से या किसी से नेता की कमजोर नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होता है। कांग्रेस की तैयारी है 27 में
भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने की तैयारियां हैं और हर तरीके से तैयारी है। पूरा उत्तराखंड देवभूमि कांग्रेस में चप्पा चप्पा इस टाइम कांग्रेस का होने वाला है। ये आप आने वाला समय आप देखिएगा। काशीपुर में कांग्रेस अपनी अंतिम सांसें भरते हुए नजर आ रही है। आज कांग्रेस का झंडा उठाने वाले और कांग्रेस के साथ चलने वाले अधिकतर नेता और कार्यकर्ताओं का झुकाव बीजेपी की तरफ हो गया है। काशीपुर में कांग्रेस की बदहाली का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्यों जिम्मेदार खामोश हैं? सवाल ये उठता है कि आखिर कब वो दिन आएगा जब कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले काशीपुर में कांग्रेस पार्टी का परचम एक बार फिर से लहराएगा। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी की कर्मभूमि काशीपुर, या यूं कहो काशीपुर को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता रहा है, लेकिन भाजपा के विधायक तथा मेयर ने अपना कई वर्षों से किला काबिज कर रखा है। अगर बात की जाए विगत निकाय चुनाव की, तो उस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता में नेत्री बागी होकर भाजपा में शामिल हो गए थे, जिससे ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी के चलते काशीपुर में कांग्रेस अपना दम तोड़ रही है। अब देखना होगा कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने का दम भरने वाली कांग्रेस पार्टी कैसे अपनी नैया पार लगा पाती है। निजामुद्दीन शेख, काशीपुर, भारत समाचार। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। अब वे देहरादून से मसूरी केवल 20 मिनट में पहुंच सकेंगे। अभी दोनों शहरों के बीच करीब 33 किलोमीटर की दूरी तय करने की करीब 1.25 घंटे का समय लगता है। इस पहाड़ी रोड पर अक्सर घंटों तक जाम भी लगा रहता है, लेकिन अब दोनों शहरों को जोड़ने के लिए 5.2 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जा रहा है। यह देश का सबसे लंबा पैसेंजर रोपवे है, जो सितंबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। रोपवे हैं और इसमें जो निर्माण कार्य अभी शुरू हुआ है, अभी लगभग 5.5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और पुरकुल से लेकर लाइब्रेरी चौक तक लगभग 26 टावर इरेक्ट होने हैं। उसमें से 16 टावर्स में काम हो चुका है और 10 में भी अब फाउंडेशन खोलने की कार्रवाई लगभग शुरू हो चुकी है। और वैसे तो इनको लगभग सितंबर आपको 26 तक कंप्लीट करके देना है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से ये पूरा हो जाए। और अभी तक जो स्थिति आई है कि लोअर टर्मिनस में इसका जो पार्किंग की सुविधा हम लोग को डेवलप करनी थी, तो उसमें तो कार्य काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है और 2026 से पहले हमें ये पूरी तरह से मिल जाएगा। तो अभी इसकी टोटल जो कॉस्ट है इस पूरे प्रोजेक्ट की लगभग 285 करोड़ के करीब है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां आगामी पंचायत और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मजबूत करने के उद्देश्य से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हवालबाग विकासखंड के दूरस्थ गांवों में न्याय यात्रा निकाली। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कुर्ड धामस और शीतला खेत, मटीला, सूरी सहित लगभग 1.5 दर्जन गांवों का भ्रमण किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। यात्रा के दौरान हरीश रावत ग्रामीणों के साथ जोड़ा नृत्यों और पारंपरिक नृत्य करते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि जब जनता को कांग्रेस को भी एक अवसर देना चाहिए। देखिए, मैं तो लोगों से मिलने जा रहा हूं और अपनी बात उनके सामने रख रहा हूं, उनसे न्याय मांग रहा हूं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर आप केवल एक ही पक्ष को शक्ति कैसे दे सकते हैं? दूसरा पक्ष भी तो है विपक्ष। तो आज विपक्ष को ताकत दीजिए। अब हमारी बारी है, विपक्ष की बारी है। ये कहने के लिए जा रहा हूं क्योंकि ये सब क्षेत्र मेरे पुराने कार्य क्षेत्र रहे हैं और मेरा कर्तव्य है कि उन लोगों के पास जाकर के अपना अनुरोध रखूं। खबर देहरादून से है, जहां चक्राता मार्ग पर जजरेट के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 400 मीटर गहरी खाई में जाकर गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि घटना की सूचना प्राप्त होती है एसडीआरएफ पोस्ट और डाक पत्थर व स्थानीय पुलिस की टीम संयुक्त रूप से घटनास्थल पर रवाना हुई। वहीं संयुक्त रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। टीम ने एक घायल व्यक्ति को सकुशल बाहर निकाला, जिसमें बताया गया कि वाहन में कुल 4 लोग सवार थे। घायल व्यक्ति की पहचान मयंक चौहान पुत्र चमन चौहान के रूप में हुई है। बता दें कि उम्र 22 वर्ष के रूप में इसकी पहचान की गई है। एसडीआरएफ व स्थानीय पुलिस की टीम ने घटनास्थल पर सर्चिंग करते हुए 3 शव भी बरामद किए हैं।
और टिहरी जनपद के प्रताप नगर के ओनाल गांव में घर के आंगन में 4 वर्षीय मासूम बच्चे और गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार के हमला करने पर मां और दादी ने गुलदार के जबड़े से मासूम बच्चे को बचा लिया। हमले में मासूम बच्चे का इलाज कराया गया। वहीं गुलदार की घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसके चलते वन विभाग ने गुलदार की घटना को लेकर गांव और क्षेत्र में गश्त भी बढ़ा दी है। हुई थी वो शाम के समय की थी, तो सडन एनकाउंटर भी हो सकता है और मामूली चोट लगी है, परंतु हम कोई इसमें कोई कॉम्प्लेसेंसी या जो हम कोई इसको हल्के में नहीं लेते। और जैसे मानसून का सीज़न है, अभी मानसून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो इसमें हम पूरा विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। जो भी हमारे सेंसिटिव गांव है हर बीट में, वहाँ पे रेगुलरली जो आम जनमानस के जो काफ़ी जहल पहल के जो इलाके हैं जहाँ पे जनता आती रहती है, वहाँ पे हम थोड़ा रेगुलरली गश्त करें, थोड़ा सा हलचल करें, ताकि जो है मतलब इसको प्रिवेंटिव हो सके। वहीं रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक में गुलदार का पिछले कई समय से आतंक बना हुआ है। गुलदार के हमले में कई लोग घायल भी हो गए हैं, कुछ की मौत हुई है। वहीं रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जखोली ब्लॉक में करीब 5-6 गांवों में गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है, जिससे दहशत का माहौल लोगों में बना हुआ है। जखोली विकास खंड के करीब 8-10 गांव में, जो कि लगभग 3-4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बसे हुए हैं, वहाँ पे गुलदार का आतंक देखा गया है और कतिपय घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें 3 महिलाओं को जो है गुलदार है उसने अपना रहने वाला बनाया है। लेकिन 2 गुलदार, एक को पकड़ लिया गया है और एक को मौके पर ही शूट आउट किया गया है। तो जब से जो शूट आउट की घटना हुई है, तब से अभी तक किसी भी वारदात की कोई खबर नहीं है। और खबर देहरादून से है, जहां कावड़ मेला 2025 के सफल संचालन के लिए डीजीपी ने उच्च स्तरीय बैठक की। सुरक्षा एवं समन्वय को लेकर ये सख्त निर्देश दिए गए, जिनमें शामिल है मुख्य मार्गों, कावड़ रूट, वैकल्पिक मार्गों और पार्किंग स्थलों का ट्रैफिक प्लान समेत भीड़ वाले क्षेत्रों को चिन्हित करना और क्विक रिस्पांस टीम को निरंतर सक्रिय करना। इसी के साथ यात्रा के चलते हरिद्वार और रूट की मार्ग बंद रहेंगे। समस्त मांस, मदिरा और तंबाकू की दुकानें भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में बारिश का सीजन शुरू हो चुका है। राज्य के ऊंचाई वाले अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग के निर्देशक विक्रम सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों की बात की जाए तो नैनीताल, देहरादून में भारी बारिश देखने को मिल रही है। आज भी अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए बारिश तो लगातार ठीक ठाक मिल रही है। आज अगर देखें तो ज़्यादातर जगहों में पिछले 24 आवर्स में रेन मिली है और जो आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उसमें वेरी हैवी तक की रेन जो है वो मिली है। इसी तरह जो है जो आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी करीब हैवी रेंस हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है, ज़्यादातर जगहों में बारिश हल्की से मिली। अब आगे देखें, आज 25 तारीख है, तो जैसे बोला भी गया था कि आज जो है और भी जो एक्टिविटी बढ़ेगी, तो प्रदेश में ज़्यादातर जगह जहाँ हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी, तो उसके साथ हैवी से वेरी हैवी रेंस जो है जो हमने देहरादून, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल के लिए बोला है। और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी हैवी रेन जो है कहीं कहीं पर वो मिलेंगी, ये भी रखा गया है। तो अच्छी बारिश आज जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्टिव मानसून कंडीशन आज रहनी चाहिए, जो अभी 24 आवर्स से अगले हैं। वहीं संकट में उत्तराखंड का गांव बटोली है। बता दें कि सहसपुर विधानसभा के गांव के लोग काला पानी जैसी सजा झेल रहे हैं। आवाजाही के लिए मौत की गहरी खाई को पार कर रहे हैं। सिस्टम ने खुद गांव को इस हाल पर छोड़ा है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर चुप्पी साधी हुई है।
खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने विजन के अनुसार 2025 के अंत तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए पुलिस विभाग ने ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस क्रम में पुलिस लाइन देहरादून में नशा मुक्त दिवस के अवसर पर आम जनमानस के साथ पुलिस के आला अधिकारियों ने सीधे तौर पर संवाद किया, जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनमानस के भीतर ड्रग्स के बढ़ते चलन को लेकर जागरूकता फैलाना था। आज नशा मुक्ति दिवस है, इसमें हमारा यहाँ पे गणमान्य लोग हैं, जनता है, उनके साथ हमने एक संवाद रखे हैं, विचार विमर्श करा है। इसको जागरूक कराना है, हमारे पूरा उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री उत्तराखंड करने में हमारा सभी जनता को सहयोग होना चाहिए, तो इसी बारे में हमने आज सर ऑपरेशन मर्यादा भी लगातार जारी है। क्या लगता है जो विजन मुख्यमंत्री का था ड्रग्स फ्री करने का, क्या 2025 के अंत तक पूरा हो पाएगा? हमारा पूरा प्रयास है, हमारी तरफ से पूरा प्रयास है, जो सप्लाई रिडक्शन है उसमें हमारा पूरा कार्य है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां घोलतीर में टेम्पू ट्रैवलर अलकनंदा नदी में समा गया। बता दें कि इस घटना में 3 लोगों की जान चली गई, वहीं 8 लोगों को रेस्क्यू कर रुद्रप्रयाग में उनका इलाज चल रहा है। बाकी अन्य लोग जो लापता है उनकी खोजबीन की जा रही है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए और अभी भी बस का पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि श्रीनगर में भी राहत और बचाव दल की तैनाती कर दी गई है, जिससे अगर बस नदी में बहकर आए तो वहां पर उसका पता लगाया जा सके। तो हादसे में 3 की जान भी चली गई और कई लोगों को रेस्क्यू किया गया, बाहर निकाला गया और अभी भी लापता लोगों की तलाश की जा रही है। तो बचाव कार्य लगातार चल रहा है। बड़ा ये हादसा हुआ है। मिनी बस लीलैंड कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बद्रीनाथ जा रहे थे। कितने लोग थे उसमें? 19 लोग। क्या हुआ, कैसे हुआ? ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। हमारे यहाँ अभी तक टोटल 7 पेशेंट आए। 7 पेशेंट हैं। 7 इंजर्ड आगे हैं हमारे यहाँ, बाकी वाला ये बस दुर्घटना घटी है। हाँ। अच्छा, तो सभी लोग कैसे हैं? अभी तो जो हैं वो सब लगभग स्टेबल है। कितने लोग थे बलोच में? ऐसे 19 लोग बता रहे हैं, अभी बाकी देखो। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण और रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर कई याचिकाओं की सुनवाई की, जहां मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। बता दें कि सरकार की ओर से आरक्षण का रोस्टर कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने अध्ययन के लिए आज का समय मांगा। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम जनपद की नदियों नालों की सफाई में जुटा हुआ है, ताकि शहर में जल भराव की समस्या न हो। वर्तमान में 9 जगहों पर सफाई का कार्य किया गया, जिनमें बड़े नाले और नदियां शामिल हैं। लगभग 25,000 मीट्रिक टन कूड़ा अभी भी निकाला जा चुका है। देखिए भाई साहब, ऐसा है, मुझे लगता है कि आज से पहले और इतनी बड़ी संख्या में लगभग 9 जगह हमारी डेली जो है नालों की सफाई चल रही, नदी की सफाई चल रही है। दाद, कीचड़, मलबा जो भी वहाँ पर है, सिल्ट, सारा का सारा वहाँ पे उठा रहे हैं। 25,000 मीट्रिक टन हम लोग वहाँ से निकाल के बाहर चुके हैं, जिसका कि हमारे पास रिकॉर्ड है, बाहर निकाल चुके हैं। इतना मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी इतने बड़े स्तर पर पहले नदियों की ऐसी सफाई हुई होगी। आप देखेंगे तो नदियों के तल जो हैं वो 3-3, 4-4, 5-5 फुट तक नीचे चले गए हैं। उत्तराखंड प्रदेश कार्यालय में प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रेस वार्ता की। ज्योति रौतेला ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। धामी सरकार के विगत 3 वर्ष के कार्यकाल में महिला अपराध की घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि महिला अपराध की घटनाओं पर महिला कांग्रेस चुप नहीं बैठ सकती और लगातार इसके खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाती रहेगी। 2022 में 4,337 महिलाओं के ऊपर, एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बोली, 4,337 महिलाओं के ऊपर अत्याचार के केस इस प्रदेश में दर्ज हुए हैं। उसमें 827 रेप केसेस हैं, जिसमें 637 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हैं। उसमें 2023 और 24 में जो आंकड़े आए हैं, 91% का
महिला अपहरण, महिला अपराधों में उछाल हुआ, जिसमें 100% 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से 100% की छलांग लगी है बाल अपराधों पे, रेप केसेस पे। हमारी सरकार से मांग है कि वो ये जो आंकड़ा एनसीआरबी का 2324 को उसको सार्वजनिक करें, क्योंकि लगातार इस प्रदेश में, हमारा प्रदेश उत्तराखंड जो देवभूमि कहा जाता है, वो एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से हिमालयी राज्यों में पहला राज्य बन गया जहाँ पे महिला के साथ बलात्कार, दुराचार, बाल अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार इस आंकड़े को जारी नहीं कर रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।